आयोनाइजेशन एंथैल्पी फैक्टर्स मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा भी सकती है या कम भी कर सकती है। समझ में आ रहा है? तो उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। सब साइज ऑफ द एटम, सबसे फर्स्ट पॉइंट साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम आपको पता है आयोनाइजेशन जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम होती जाती है। क्यों? अगर कोई एटम जो है उसका लास्ट शेल सेकेंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसकी एनर्जी, उसका जो अट्रैक्शन है, पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी बहुत ज़्यादा रहेगी न्यूक्लियस से, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। एज़ कम्पेयर टू कोई एटम है उसके लास्ट शेल जो है पाँचवा शेल है, लास्ट शेल, इलेक्ट्रॉन आपको फिफ्थ शेल में से निकालना है, तो वो न्यूक्लियस से, सेंटर पॉइंट से वो बहुत दूर होने की वजह से उसकी एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो कम होगी, तो वो आसानी से वो निकल सकती है। तो साइज ऑफ द एटम अगर बढ़ती है तो एटॉमिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। न्यूक्लियर चार्ज, जैसे मैंने आपको बोला, अगर न्यूक्लियस फुल्ली चार्ज्ड है तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी है लास्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख देगी। अगर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है तो लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। तो दोनों क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और साइज ऑफ द एटम में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो रहेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट Z-S। व्हाट इज Z? व्हाट इज Z? Z इज न्यूक्लियर चार्ज, एज इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जब कभी अगर फर्स्ट शेल जो है, फर्स्ट शेल न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच में ऐसा बिहेव करता है किसकी तरह? स्क्रीन की तरह, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट शेल से कम हो जाता है। अगर जितना ज़्यादा फर्स्ट शेल स्क्रीनिंग इफेक्ट बताएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट शेल से कमज़ोर होते जाएगा, जिसकी वजह से लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहेगा। तो हाइयर स्क्रीनिंग इफेक्ट, लोअर विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वेरिएशन along the period or across the period or down the group. आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज यू गो डाउन द ग्रुप जो है ना, एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता जाता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटम, लास्ट शेल और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होते जाता है, साइज छोटी होती जाती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ एलिमेंट के लिए सेम भी होती है। कौन से एलिमेंट होते हैं? जो डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा कुछ स्टेबिलिटी और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए वो एनॉमलस बिहेवियर बताते हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ सेम होती है। नहीं तो अगर देखा जाए तो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है। हो गया? सी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लगती है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लगती है एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर उसके बाद वो बन जाता है कटायन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे बोलते हैं? अगर किसी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल फॉर्म में आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी वजह से दैट टर्न्स इनटू अनायन। समझ में आ रहा है? ओके। इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो फास्ट इलेक्ट्रॉन को लेगा बाहर से, तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है? ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट एटॉमिक साइज। अगर साइज, एटम की साइज अगर बड़ी है, लास्ट शेल फिफ्थ है, आपको फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन डालना है, आपको इतना तो पता रहना चाहिए कि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस दूर होने की वजह से न्यूक्लियस की एनर्जी उसके पास कम है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी? ज़्यादा लगेगी अगर साइज बड़ा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एटम जो है नोबल गैस लिया आपने, किसी नोबल गैस का एटम लिया, वो तो स्टेबल होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी जो रहेगी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए एक्सेप्ट, बहुत कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और अगर एक्सेप्ट कराना है तो उनको इलेक्ट्रॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, लगती है। वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊँ, एटम की साइज बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी क्या होती जाती है? इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम होती जाती है, या यू कैन से उनको अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा लगती जाती है। और इफ़ आई गो अक्रॉस द पीरियड,
अक्रॉस द पीरियड जाऊँ तो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बढ़ते जाती है, लेने की, और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कम टू द पॉइंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए एक क्वेश्चन है, अमंग द एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन। पूछा ये सब में आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता रहना चाहिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन में ये जो एलिमेंट्स लिए गए हैं ये अक्रॉस द पीरियड लिए गए हैं। अगर मैं अक्रॉस द पीरियड की बात करूँ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है एज वी गो अक्रॉस द पीरियड। तो ये चारों में मेरे सबसे लास्ट में कौन आता है, कार्बन, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो रहेगी सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट इज़ अ क्या बोल सकते हैं आप, टेंडेंसी और इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कि अगर ये कोई एटम किसी बॉन्ड से कनेक्ट है सामने वाले एटम से, और अगर वो उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की और ले लेने की एबिलिटी रखता है, तो दैट एटम और द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हो गया। जैसे इफ आई राइट ए प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला, समझ में आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, और जो कि एक इलेक्ट्रॉन इसने खुद ए का था, लेकिन बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उसके पास एबिलिटी थी, तो बी की इस एबिलिटी को बोलेंगे, यहाँ पर जो है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप। दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, लॉस कर दिया, तो दैट ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप। नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव लॉस कर दिया ना इसका। नेक्स्ट सी नेक्स्ट, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी को कम कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। फर्स्ट चीज़ एटॉमिक साइज। अगर किसी एटम की साइज बहुत बड़ी रहेगी, उसका नंबर ऑफ शेल और लास्ट शेल बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियस से वो बहुत दूर है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी जो रहेगी कम रहेगी, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा न्यूक्लियस का लास्ट शेल से वीक रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वो बहुत आसानी से नहीं ले सकता है। समझ में आ रहा है। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने की एबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट, वेरिएशन इन अ पीरियड एंड अ वेरिएशन इन ए ग्रुप। क्या हो सकता है, अगर मैं ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाती हूँ, एटॉमिक साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अक्रॉस द पीरियड जाती हूँ, अगर मैं अक्रॉस द पीरियड, याद रखें अक्रॉस द पीरियड जो है साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या आएगी, बढ़ेगी। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगी। बीच में डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, एनोमिलस बिहेवियर की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या रहती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहती है। फिर यहाँ पर आते हैं ना हैलोजेंस, फिर डी ब्लॉक के बाद जब पी ब्लॉक आता है ना, पी ब्लॉक, तो फिर इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है फिर से क्या होने लगती है, इंक्रीज। यहाँ से इंक्रीज हुई, यहाँ डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज हुई, पीरियड में इंक्रीज हुई, बीच में कुछ सेम रह जाती है, और उसके आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अगर हम लोग देखें तो पी ब्लॉक में हेलोजेंस आते हैं, सेकेंड लास्ट ग्रुप हेलोजेंस, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, 4 होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट देखिए आप, वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी किसको बोलेंगे हम लोग, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लॉस करके और गेन करके सामने वाले एटम से जब वो आयन में कन्वर्ट हो जाए तो कंबाइन होने की एबिलिटी को बोलते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी डिपेंड करता है कि वो एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जैसे सोडियम की
एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी होती है, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी एक ही रहेगी। तो वैलेंसी अगर सामने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तब भी उसकी एक ही वैलेंसी रहेगी, और अगर कोई डोनेट कर रहा है तब भी उसकी वैलेंसी एक ही रहेगी। समझ में आ रहा है? जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मैं आपसे पूछती हूँ एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखता है, इसीलिए एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ध्यान दें, मैंने NaCl लिखा है, मैं लेकिन MgCl मैंने क्यों नहीं लिखा, MgCl2 क्यों लिखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं मैडम ये Mg को Cl2 क्यों लगा, क्योंकि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी एक ही है, और वो एक इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, एक ही क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी 2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए 2 क्लोरीन लगते हैं, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसलिए MgCl2 होता है और सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? इफ़ आई गो अक्रॉस द पीरियड और इफ़ आई गो डाउन द पीरियड, क्या चेंजेस आते हैं वैलेंसी में? अगर मैं किसी एक पीरियड की बात करूँ, जैसे इफ़ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के एग्जांपल में लेती हूँ, दैट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम, उनकी वैलेंसी क्या होती है, एक होती है पॉजिटिव। पहली बात तो उनके ऊपर चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, उनकी वैलेंसी क्या होती है, एक होती है। इसी तरीके से एक वैलेंसी वाला पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप होता है, एक वैलेंसी वाला, लेफ्ट साइड से फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, राइट साइड से हैलोजेंस, उनके पास चार्ज -1 होता है, लेकिन उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, 1। तो ये इसीलिए ज़्यादातर कंपाउंड फॉर्म करती है। तो पीरियोडिक टेबल में वैलेंसीज जो होती है, पॉजिटिव चार्ज वालों की भी +1 2 3 4 होती है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वालों की भी 1 2 3 4 होती है। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स जो उनकी लिथियम हो गया, लिथियम बेरिलियम हो गया, इनकी प्रॉपर्टी जो है क्यों बोला गया एनोमलस होती है, किसमें, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास क्यों एनोमलस बिहेवियर होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, लिथियम एंड बेरिलियम ग्रुप 13 7 डिफर्स मेनी रिस्पेक्ट्स फ्रॉम दैट। हम ऐसा बोल सकते हैं, आपने कभी पढ़ा है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप उसके नेक्स्ट वाले ग्रुप से होता है। जैसे मैं बोलूँ बेरिलियम का और इसका लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ रहेगा, और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप, ये सब क्या करते हैं कि बेरिलियम जो है अपने पूरे, बेरिलियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और वो अपने पूरे फर्स्ट ग्रुप में सबसे अलग प्रॉपर्टी बताता है। क्यों सबसे अलग प्रॉपर्टी बताता है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट में जो ग्रुप रहते हैं ना, उसके किसी एक एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सेम चीज़ जो है लिथियम भी बताता है, इसीलिए सेकेंड पीरियड को क्या बोला जाता है कि सेकेंड पीरियड के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ प्रॉपर्टी बताते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी या फिर समरी ऑफ द सम जनरल ट्रेंड्स देखते हैं। समरी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इंक्रीजेस, ये पीरियड रहेगा आपका, ये ग्रुप रहेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी एज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। अब मैं सेकेंड कौन सा लिखती हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्रॉस द पीरियड क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पॉजिटिविटी, अल्कली मेटल्स जो होती है, सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी और फास्ट होते जाती है, सब एक करते हैं फास्ट होते जाते हैं, तो जितना ज़्यादा फास्ट करेंगे उनकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है, इसीलिए डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, अभी मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी बढ़ती है, तो उनकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज यहाँ पर डिक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे के एलिमेंट्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग मेटल होते जाते हैं,
इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है। यहाँ पर क्या होती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब के रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती जाती है, इसीलिए बोला गया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाँ, आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो गिवन एग्जाम्पल है चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर किसकी रहेगी, तो आप देखिए चार के चारों अगर एक ही ग्रुप से और वो ग्रुप में सबसे नीचे जो रहेगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये आपको पता रहना चाहिए कि ये कैसे इंक्रीज होगी। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ये क्या होता है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, और ये डिक्रीज होता है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उनका जो नेचर है, जैसे ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसका नेचर जो है बेसिक का वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है। समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जाता है, उनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद दे इजीली फॉर्म बेस, इसीलिए उनकी बेसिक नेचर जो होती है वो बढ़ते जाती है और बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स जो होता है डिक्रीज होते जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ देखेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ में न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।